पहला लेसन इसमें वैद्युत आवेश, क्षेत्र एवं द्विध्रुव। इसमें सबसे पहले है वैद्युत आवेश, यानी कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो इसे हम बता सकते हैं आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। या फिर इसी को दूसरी प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं। इसके बाद आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसके बाद आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है और इसका विमीय सूत्र होता है ए टी। इसके बाद इसमें देखिए पहली कंडीशन लिखी गई है समान प्रकृति के आवेश, यानी कि अगर आवेश की प्रकृति समान हुई तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। जैसे कि अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, अगर दोनों आवेश निगेटिव हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। इसके बाद विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो फिर उसमें आकर्षण होता है, यानी कि अगर एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव आवेश है तो उनमें आकर्षण होगा। इसके बाद प्रतिकर्षण बल ही आवेश की पहचान है, यानी कि अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तभी वहां पर आवेश की पहचान हो सकती है, आकर्षण बल से आवेश की पहचान नहीं हो सकती है। इसके बाद अगला है आवेश का संरक्षण। इसमें जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धनावेशित, परंतु जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह ऋणावेशित हो जाती है। इसे ही आवेश का संरक्षण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर दो वस्तुएं ली गई हैं, एक वस्तु ए और बी। अगर इनको रगड़ा जाएगा तो वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन बी में जाएंगे, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो धनावेशित होती है और जिस वस्तु में जाते हैं वो वाली ऋणावेशित होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है वस्तु ए पर धनावेश, तो इस पर अगर धनावेश निकालना है तो इसका सूत्र होता है Q बराबर Ne, और अगर वस्तु बी पर ऋणावेश निकालना है तो Q बराबर Ne। इसके बाद मूल आवेश, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं और मूल आवेश का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। और प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य आवेश जो होते हैं वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज यानी कि E, 2E, 3 होते हैं। इसके बाद अगला है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे कहते हैं, किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण आने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ऐसे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले वैद्युत बल के परिमाण को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या फिर अगर इस सूत्र के हिसाब से करेंगे तो परिभाषा बना सकते हैं वैद्युत बल के परिमाण तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है यदि बिंदु ए पर रखे हुए धनात्मक परीक्षण आवेश, यानी कि इस चित्र में बिंदु ए पर जो धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 दिया गया, इस पर आरोपित होने वाला बल F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र दिया गया है E बराबर F/Q0। और इसका मात्रक यहाँ पे ऊपर बल दिया गया तो बल का मात्रक न्यूटन और बटे में है आवेश तो प्रति कूलाम, यानी कि इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इसका विमीय सूत्र ज्ञात करना है आपको तो यहाँ पर ऊपर दिया गया है न्यूटन यानी कि बल, और बल का विमीय सूत्र होता है mL/T⁻²। और प्रति कूलाम यानी कि ये आवेश का मात्रक है, आवेश का विमीय सूत्र अभी बताया गया आपको, इसका विमीय सूत्र होता है Et। तो ये बन जाएगा फिर mL/T⁻3, ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो a⁻⁻1। तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा mL/T⁻3 और a⁻1। इसके बाद अगला है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत
दो बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर अति अल्प दूरी पर स्थापित करने पर प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि जैसे लिखा गया -q और +q, तो परिमाण में समान है और इनको अति अल्प दूरी पर स्थापित किया गया, तो इस प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश का परिमाण गुणे उनके बीच की दूरी। यानी कि दो आवेश होते हैं, एक माइनस और एक प्लस, तो दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण लेना है और उनके बीच की दूरी 2l। यानी कि अगर वैद्युत द्विध्रुव दिया गया तो इसके बीच की दूरी जो होती है वो 2l होती है। तो अगर परिभाषा लिखेंगे तो ये बनेगा किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये सूत्र है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश का परिमाण गुणे उनके बीच की दूरी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखा जाता है P से और एक आवेश का परिमाण यानी कि Q और उनके बीच की दूरी हो जाएगी 2l। तो ये बन जाएगा P बराबर 2QL। यहाँ पे इसका मात्रक लिखा गया है कूलाम मीटर। आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम और ये लंबाई है यानी कि मीटर, तो बन जाएगा कूलाम मीटर। इसको सदिश रूप में लिखा गया है। इसके बाद दिया गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है और इसकी दिशा जो होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसके बाद अगला है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आरोपित होने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि किसी माध्यम में परस्पर r दूरी पर दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 स्थित हों तो इनके बीच परस्पर आरोपित वैद्युत बल, तो यहाँ पर दो आवेश लिए गए हैं, एक Q1 और दूसरा Q2 और इनके बीच आरोपित होने वाला वैद्युत बल F और इनके बीच की दूरी R। तो कूलाम का नियम होता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि दोनों आवेशों पर निर्भर करता है। इसको आप मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो वैद्युत बल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको माना जाएगा समीकरण नंबर 2, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है, दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम जो है स्थिर वैद्युत बल के बराबर होता है। तो ये लिख दिया जाएगा। इसके बाद दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर, यानी कि इनको जोड़ना नहीं है, इनको मिलाना है, तो ये लिखा जाएगा फिर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट्टे r²। जब प्रोपोर्शनल टू हटाया जाता है तो यहाँ पर एक नियतांक जोड़ता है, यानी कि F बराबर A Q1 Q2 बट्टे r²। यहाँ पर प्रयोगों द्वारा जो है A का मान निकाला गया है। A बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। तो जब A का मान यहाँ रखेंगे तो ये सूत्र बन जाएगा फिर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 बट्टे r²। इसमें एप्सिलॉन 0 जो है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता होती है और K माध्यम का परावैद्युतांक है। यदि माध्यम जो है वायु या निर्वात हो तो वायु और निर्वात के लिए K का मान होता है 1। तो जब इस सूत्र में K का मान 1 रखेंगे तो ये सूत्र हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बट्टे r²। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका मान होता है, यानी कि अगर ये वाला मान
इस सूत्र में रखा जाए तो ये सूत्र बनेगा फिर F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस प्रकार ये कूलाम का नियम हल हो जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें पहली कंडीशन है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। तो इसमें पहले दिया गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है जब परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत दो बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर अति अल्प दूरी पर स्थापित करने पर जो निकाय प्राप्त होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसे चित्र में दिखाया गया है -q और +q आवेशों से मिलकर वैद्युत द्विध्रुव बना है और इसके बीच की दूरी 2l है और इसका मध्य बिंदु O लिया गया है, जिससे एक भाग की लंबाई l और दूसरे भाग की लंबाई l हो गई है। तो इसमें लिखा जाएगा पहले, माना एक वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से निर्मित है, इसकी लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। अब इसमें दो बिंदु आवेश दिए गए, एक -q और दूसरा +q। इसका मध्य बिंदु O है। हमें इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। तो सबसे पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब +q आवेश के कारण लिखेंगे तो O से P तक की दूरी है r और O से +q तक की दूरी है l। तो जब हम लोग Q से लेके P तक की दूरी निकालेंगे तो R से L घटा देंगे तो ये दूरी आएगी R माइनस L, जिससे बिंदु P पर +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, और इसको मान लिया जाएगा समीकरण 1। इसके बाद -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब -q से लेके P तक की दूरी जो होगी, मध्य बिंदु O से लेके P तक की दूरी है r और -q से लेके O तक की दूरी है l। तो टोटल दूरी बनेगी r प्लस l, जिसके कारण -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसको मान लिया जाएगा समीकरण नंबर 2। इसके बाद अब हो जाएगा, अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। अब इसके बाद E बराबर E1 का मान समीकरण 1 से ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस E2 का मान समीकरण नंबर 2 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। इसके बाद E बराबर, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा Q। इसमें Q भी कॉमन है तो पर Q भी कॉमन ले लो, तो यहां पर बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसके बाद E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, इन दोनों का लाशा आ जाएगा R माइनस L R प्लस L का होल स्क्वायर। इसके बाद
इधर जब गुणा किया जाएगा तो ये बनेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, और फिर माइनस इसका गुणा इधर 1 में करेंगे तो ये आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद फिर E बराबर Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर सूत्र लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। इसके बाद माइनस यहां पर जब सूत्र लगाएंगे तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। इसके बाद बट्टे, और ये सूत्र बनेगा a माइनस बी a प्लस बी, इसको लिखा जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा E बराबर Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके बाद r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, इसमें जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर फिर प्लस 2rl बट्टे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद E बराबर ये हो जाएगा Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2rl और ये वाला 2rl मिलके हो जाएगा 4rl, और बट्टे में हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद यदि L बहुत छोटा है R से, यानी कि जो द्विध्रुव के एक भाग की लंबाई है L, वो अगर R की तुलना में बहुत कम है, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग बराबर होगा R स्क्वायर के। इसके बाद ये समीकरण हो जाएगा E बराबर Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 4rl बट्टे r स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बनेगा E बराबर Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4rl बट्टे, ये हो जाएगा r की पावर 4। इसमें r से यहाँ पर 4 कटेगा तो यहाँ पावर बचेगी 3। अब ये आएगा E बराबर 4 ये Q और L बट्टे में बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r की पावर 3। इसके बाद सूत्र होता है P बराबर 2QL, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे E बराबर 4, इस 4 को लिख दिया जाएगा 2 इंटू 2 QL और बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर 3, और ये हो जाएगा E बराबर, इसकी जगह पे लिखा जाएगा P बराबर 2QL, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा P बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर 3, यानी कि इसको लिखेंगे E बराबर 1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बट्टे r क्यूब। तो अब ये अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव लिया गया है -q और +q से निर्मित है। इसका मध्य बिंदु O है। इसकी लंबाई 2l है, जिससे एक भाग की लंबाई l और दूसरे भाग की लंबाई l हो जाती है, और इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। तो इसमें माना जाएगा, पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से निर्मित है। इसकी लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, पहले -q से लेके P तक की दूरी अगर हम लोग निकालेंगे तो इस यहाँ -q से O की दूरी l
और O से लेके P की दूरी R। इसमें ये कोण 90 अंश हो जाएगा, यानी कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज में ये आधार और ये लंब होगा। तो अगर हम लोग कर्ण निकालेंगे तो यहाँ पर सूत्र बनेगा फिर कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण जब निकालेंगे तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये B से लेके P की दूरी और A से लेके P की दूरी, दोनों का मान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट होगा और ये दोनों समान होंगे। सबसे पहले माइनस Q आवेश के कारण, यानी कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि जब हम लोग अंडर रूट लगा के होल स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, जिससे ये आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसके बाद प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसमें भी जब होल स्क्वायर किया जाएगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा और ये E1 और E2 दोनों समान रहेंगे। इसको मान लिया जाएगा समीकरण 1 और इसको मान लिया जाएगा समीकरण नंबर 2। इसके बाद अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र हो जाएगा E बराबर, यानी कि E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस 2 थीटा। इसके बाद इसमें चूंकि E1 बराबर E2, यानी कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि E1 और E2 दोनों समान हैं, तो इस स्थिति में E1 और E2 का मान बराबर होगा। तो ये बन जाएगा फिर E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस, इसकी जगह पे भी लिखा जा सकता है E1 स्क्वायर, क्योंकि E1 और E2 दोनों समान हैं, फिर प्लस 2 E1 स्क्वायर, यहाँ पर ये भी E1 बनेगा तो ये E1 और E1 मिलके हो जाएगा E1 स्क्वायर और कॉस 2 थीटा। इसके बाद E स्क्वायर बराबर ये E1 स्क्वायर और ये वाला E1 स्क्वायर जुड़ के हो जाएगा 2 E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसके बाद E स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसमें से 2 E1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसके बाद E स्क्वायर बराबर 2 E1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर -1 से +1 कट जाएगा। इसके बाद ये आएगा E स्क्वायर बराबर, इसका गुणा अंदर करेंगे तो 2 दूनी 4 E1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर दिया है, अगर इसका वर्गमूल लिया जाएगा तो ये आ जाएगा E बराबर 2 E1 कॉस थीटा। इसके बाद ऊपर चित्र में यहाँ पे हमको लोग देखना है समकोण त्रिभुज A O P में, यानी कि ये वाला त्रिभुज लेना है A O P में। इसमें अगर हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार आ जाएगा L और कर्ण ये वाली भुजा यानी कि AP, और AP का मान PB के समान है तो ये आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा E बराबर 2, E1 का मान समीकरण 1 से रखा जाएगा तो E1 का मान समीकरण 1 से जब रखा जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसके बाद कॉस थीटा बराबर निकाला गया है L बट्टे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसके बाद आगे होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, और ये 2QL बराबर होता है P, तो ये बन जाएगा P
बट्टे यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो 1/2 में जब ये एक ऐड करेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इसके बाद फिर यदि L इज लेस देन R, यानी कि L जो है R से बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगभग बराबर होगा आर स्क्वायर के। तो ये समीकरण आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू P बट्टे, और इसकी जगह पे लिखा जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और ये आएगा E बराबर 1/4πε0 P बट्टे R क्यूब। इस प्रकार ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त हो जाएगा और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, यानी कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो इसको दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पहला है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये एक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया गया है और इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो पहली परिभाषा। और दूसरी परिभाषा के लिए यहाँ पर दिया गया है, इसका सूत्र होता है फाई ई बराबर सदिश ई इंटू ए। यहाँ पर ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ए क्षेत्रफल है। तो इसके द्वारा भी एक परिभाषा बनाई जा सकती है। इसे लिखा गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर ए के अदिश गुणन के बराबर होता है। यानी कि ये सदिश ई दिया गया है और ये सदिश ए दिया गया है और डॉट लगा है बीच में, तो इसको बोलते हैं अदिश गुणन। यानी कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। यहाँ पर ई डॉट ए की जगह पे लिखा जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। इसके बाद यदि पृष्ठ क्षेत्रफल ए का अल्पांश क्षेत्र अवयव डेल्टा ए हो तो अल्पांश डी क्षेत्र डी ए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इस पूरे क्षेत्रफल में एक अल्प भाग लिया गया है डी ए, यानी कि जो ये बीच में छोटा सा भाग लिया गया है इसी को बोलते हैं डी ए, अल्प क्षेत्रफल लिया गया है। तो इससे सूत्र बनाए फिर फाई ई बराबर ई डी ए, यानी कि पूरे क्षेत्रफल में एक छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल लिया गया है उसी को लिखा गया है डी ए। अब अगर हमको पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स से गुजरना है, तो इसके लिए अतः संपूर्ण पृष्ठ से क्षेत्रफल ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए, यानी कि जो अल्प भाग का निकाला गया था वैद्युत फ्लक्स उसका समाकलन करने पर संपूर्ण भाग का वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो इसको लिखा गया है फिर फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन सदिश ई डॉट ए, या फिर इसी को लिखा गया था फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसके बाद इसमें यदि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि अगर कोण जो था वो 90 से कम है, तो 90 से कम होने पर यहाँ पर कॉस थीटा का जो मान आएगा वो प्लस में आएगा, यानी कि 90 से कम जितने भी मान होते हैं वो कॉस में सारे प्लस होते हैं। तो प्लस होने पर जो वैद्युत फ्लक्स आएगा उसका मान धनात्मक आएगा और यहाँ पर कॉस थीटा का मान जो होगा वो पॉजिटिव, यानी कि ई ए हो जाएगा। इसके बाद यदि थीटा का मान 90 डिग्री है तब कॉस थीटा जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा और इस कंडीशन में फाई ई का मान 0 हो जाएगा। इसके बाद तीसरी कंडीशन है यदि थीटा बड़ा है 90 से तो फिर कॉस थीटा का मान -1 और इस स्थिति में फाई ई का जो मान जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले और तीसरी कंडीशन में
याद रखना, थीटा का मान अगर 90 से छोटा है तो जो विद्युत फ्लक्स आएगा उसका मान हमेशा प्लस में आएगा, और अगर थीटा यानी कि थीटा का मान 90 से कम में अगर जीरो ले लिया जाए तो जीरो में कॉस थीटा का मान +1 होता है, और +1 रखेंगे तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई इंटू ए। उसी तरह यहाँ पर थीटा का मान अगर 90 से बड़ा है तो 90 से बड़े मान जितने भी होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं यानी कि निगेटिव होते हैं, तो फाई ई का मान जो होगा वो निगेटिव आएगा। और अगर 90 से बड़े में मान रखा गया 180 तो 180 का मान -1 होता है, और -1 रखने पर फाई ई का मान -e इंटू ए आ जाएगा।